नमस्कार दोस्तों। चलिए पॉलिटी का आज हम सेकंड जो सेशन है हमारा हम वो करते हैं। तो इसमें आज जो हम चीज़ें देखेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हमारा पहला सेशन पहला टॉपिक होगा, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो सिटीजनशिप का होगा, नागरिकता का। तीसरा जो होगा हमारा वो फंडामेंटल राइट का। चौथा जो हम देखेंगे वो डीपीएसपी का। और पाँचवा जो देखेंगे वो फंडामेंटल ड्यूटी का। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आज के सेशन से कुल मिला के 4 से लेके 5 प्रश्न प्रीलिम्स परीक्षा में निश्चित तौर पे आपको मिलेंगे। वो चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो या आरओ हो या जो भी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हमारा जो इसका पहला वो होगा। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो देखिए, पहला तो हम ये कहें कि ये भाग 1 में आता है, हमने अपने प्रीवियस सेशन में इसको देखा है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की ये सारी डिटेल दी गई हैं। और अगर शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल 1 में है ये सब कुछ। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में सीधा सीधा लिखा हुआ है क्या, तो 2 चीज़ें दी गई हैं, देश का नाम क्या है और तीसरा संविधान की प्रकृति क्या है। तो देश का नाम वो भारत या इंडिया, और जो संविधान की प्रकृति है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का संघ है। ठीक है, अब राज्यों के संघ में 3 टाइप के राज्य लिए जाते हैं। पहला जो है वे राज्य जो अनुसूची 1 में वर्णित हैं। दूसरे की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र हैं जो अनुसूची 1 में वर्णित हैं। और तीसरा जो ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, यानी जो भारत द्वारा लिए जाएं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 1 में सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल अगर 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 में भारत में नए राज्यों के प्रवेश की बात आर्टिकल 2 में की गई। देखिए, ये आर्टिकल में और इनके जो विषय हैं ये भी पूछे गए, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 2 में भारत में नए राज्यों के प्रवेश के बारे में डिटेल दिया गया है। अधिकार वही किसको है, ये तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट को अधिकार होगा। प्रक्रिया कैसी होगी, तो वो विधि बनाकर होगी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके नहीं होगी, वो सिंपल मेजोरिटी के साथ हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अभी हुआ था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में, जिसमें भारत और बांग्लादेश का कुछ मैटर था, वो सारी चीज़ें हुई थी। अगर आर्टिकल 3 की बात कर लें यहाँ पे सीधा सीधा, तो नए राज्यों का निर्माण, नाम व उनके सीमाओं का परिवर्तन, ये भी जो अधिकार होगा किसको है, तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट को अधिकार होगा। लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त आप सुन लीजिए, दूसरी शर्त सुन लीजिए। तो पहला जो शर्त है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ऐसे बिल पेश होंगे, और दूसरा जो शर्त है इसका, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनुमति से पूर्व राज्य या राज्यों के मतलब जो उनकी विधानसभाओं हैं वहाँ भेजा जाएगा और राज्यों से राय ली जाएगी, और राष्ट्रपति उसका टाइम निर्धारित करेंगे कि कितने समय में कौन सा राज्य अपनी जो राय है वो देगा। लेकिन राज्यों पर राष्ट्रपति मतलब जैसे अगर राज्यों ने कोई भी राय दी तो वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगी। ठीक है, देखिए संसद की अगर प्रक्रिया की बात करें तो विधि बनाकर ये इस तरह से चीज़ें की जा सकती हैं, और दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित हो जाए तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आर्टिकल 4 जो इसका लास्ट पार्ट है, इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि जो तीनों ऊपर वाले हैं इनमें से कोई भी होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, और ये हमेशा साधारण बहुमत से ही पारित होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी, ये हमने आपको डिस्कस कर दी। अब इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, तो पार्लियामेंट को है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा क्या, तो वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं, ये प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो वो 20 आरक्षित हैं। और 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया, तो वो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। नए राज्यों की गठन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो वो हुआ 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे फजल अली, और सदस्य इसके जो थे वो हृदयनाथ कुंजूरी और के.एम. पनिक्कर, ये दोनों नाम पूछे गए हैं। अब इन्होंने सिफारिश क्या की वो भी देख लीजिए। तो पहला तो इन्होंने कहा कि जो भाषाई राज्य की मांग है उसको अस्वीकार किया जाएगा, और दूसरा सुझाव दिया कि जो राज्य का गठन होना चाहिए वो किसके आधार पर होना चाहिए, ये बताया इन्होंने कि भारत में एकता व अखंडता को मजबूत बनाना इसके आधार पर हो, प्रशासनिक आर्थिक वित्तीय हितों को ध्यान में रखा जाए। तीसरी बात कही कि नियोजन की क्षमता देखी जाए। चौथा बात कहा कि लोगों के कल्याण में राज्य की जो क्षमता है वो सारी चीज़ें देखी जाएँ। और चौथी चीज़ जो कही कि सांस्कृतिक व भाषाई एक रूपता हो।
तो जो फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में बैठा था, ये सारी उसकी सिफारिशें थी, वो उनके अध्यक्ष थे। और दो जो सदस्य थे उनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर। इसके बाद भाषाई राज्य पर भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, तो वो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, ये धर आयोग बैठा 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, एस के धर। ठीक है, एक भाषा एक राज्य की मांग उठी थी, उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद 1948-1949 में JVP कमेटी बैठी। कौन सी, JB और P, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये कमेटी बैठी तो इन्होंने भी एक भाषा एक राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या हुआ, मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी जो थे वो ये कह रहे थे कि एक भाषा एक राज्य के ऊपर उनको एक राज्य चाहिए। नेतृत्व इसमें किया पोट्टी श्री रामुल्लू ने। इन्होंने आमरण अनशन रखा, 56 दिनों की भूख हड़ताल की और 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो आंदोलन था वो हिंसक हो गया और उसी के परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। और ये मतलब भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो थोड़ा बैकवर्ड आगे पीछे भी जानते रहिए, चीज़ों को रिलेट करने में आसानी होगी। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए, तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए। कौन कौन से हैं अभी हम आगे देखेंगे। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया, तो वो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अंतर्गत। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर फैक्ट है। तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया। ये कुछ 1950 में जो भारतीय राज्य क्षेत्र थे वो दिए गए हैं यहाँ पे, कि उस समय 4 जो वर्ग बने थे, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग और घ वर्ग। इनमें मिला के ये सारे राज्य हैं। क वर्ग में कौन कौन से थे, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। ख जो वर्ग थे वो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। गौ जो भाग में थे राज्य वो अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और घ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन्हीं सारी चीज़ों को अलग करके 1956 में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो ये 1956 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, दूसरा असम बना, तीसरा बिहार, चौथा बम्बई, पांचवा जम्मू कश्मीर, छठा केरल बना और उसके बाद फिर 7वां बना मध्य प्रदेश, 8वां मद्रास, 9वां मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बने वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना, दिल्ली बना, हिमाचल प्रदेश बना, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह बने, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा। तो ये ओवरऑल फिगर है कि जो मतलब स्टेट बने वो 14 और 6 कौन कौन से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बताया आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप का, नागरिकता के ऊपर सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो भारतीय नागरिकता प्राप्ति करने हेतु 5 तरीके हैं। कौन कौन से हैं, तो या तो जन्म से मिल जाए, या फिर पंजीकरण से मिल जाए, या भूमि अर्जन के द्वारा मिल जाए, या फिर वंशाधिकार के द्वारा मिल जाए, या फिर देशीकरण के द्वारा मिल जाए। इसके बाद इसमें नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है या कौन सा प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता है, लाइक एज यूके। यूएसए में दोहरी नागरिकता सिद्धांत को अपनाया गया, यानी ड्यूल सिटीजनशिप है वहाँ पे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों की बात हो रही है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है, तो या तो वो परित्याग कर दें या फिर पर्यावसन तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों पर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, तो वो 7 साल है। इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है, तो वो 2 साल पे मनाया जाता है। अनुच्छेद जो हमने अभी पहले डिस्कस किए उनके बारे में है यहाँ पे, तो ये देख लीजिए। अनुच्छेद 5 1 से 4 तक तो सारा पहले ही था, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आ रहा है। उसके बाद 5 से लेकर 11 तक के जो आर्टिकल हैं ये रिलेटेड हैं सिटीजनशिप से। पहला है 5वां अनुच्छेद है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। छठा है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। उसके बाद 7वां अनुच्छेद है पाकिस्तान से नागरिकता का अधिकार।
8वां है भारतीय मूल के उन लोगों की नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। और 9वां अनुच्छेद है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर ली जाएगी या मान ली जाएगी। 10वां है नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता। और 11वां है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन। तो ये सारे 11 आर्टिकल हो गए। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है, तो वो ड्यूल सिटीजनशिप से है। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता क्या, तो वो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। और कोई ऐसा नहीं कि विदेशी कोई आए और इंडिया में ज़मीन खरीद ले और फिर यहाँ की नागरिकता ले ले, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप से डिटेल था। इसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल राइट, जो हमारे मूल अधिकार हैं उनसे जो पर्टिकुलर प्रश्न है वो सारे देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो जो फंडामेंटल राइट हैं और उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं ये देख लेते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 19-32। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो वो भाग 3 में है फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक के। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। और भारतीय संसद के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो वो मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है, तो वो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी संबंधित है, 14। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, तो अनुच्छेद 14 और 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2). इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया, तो जस्टिस रोहिणी। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया, तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो वो उपाधियों का अंत से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 19 है। और भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो 19A में निहित है, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसके बाद फिर ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो पहला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। तो जो ऐसे फंडामेंटल राइट जो कि केवल इंडियन को ही प्राप्त हैं, इंडियन सिटीजन को प्राप्त हैं, वो कौन कौन से हैं, तो 15 है, 16 है, उसके बाद 19 है, 29 है, 30 है, ये पांचों याद रखिएगा बिल्कुल आर्टिकल। इसके बाद भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20। जीवन के लिए अधिकार 21। शिक्षा का अधिकार 21A। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 22। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। और धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो ये जितने आर्टिकल दिए गए हैं ये भारत और विदेशी दोनों नागरिकों को मिलेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो ये 20C में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है, तो आर्टिकल 21। और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, तो 24। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार हैं।
और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो जुडिशरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो वो आर्टिकल 32 को कहा, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो वो है हैबस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो वो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो वो 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो वो एक वैधानिक अधिकार है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वो मूल अधिकार है। और कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीने का अधिकार ये नहीं होगा। इसके बाद फिर बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो वो 1976 में पारित किया गया। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर फैक्ट हैं। तो सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन कौन आता है? तो बौद्ध है, जैन है और सिख, ये धर्म सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी आर्टिकल 32। इसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। तो ये पूरा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि परीक्षाओं में पूछे गए, वो हमने यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी का डिटेल किया है। इसके बाद फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी क्या होगा? डीपीएसपी जिसको हम कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे रिलेटेड पर्टिकुलर आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए परीक्षाओं में सीधे सीधे आर्टिकल पूछे गए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद करिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो आर्टिकल 36 का मतलब नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। देखिए राज्य की परिभाषा 2 बार संविधान में दी गई है, एक तो आर्टिकल 13 में दी गई है और आर्टिकल 36 में दी गई है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना, जो डीपीएसपी है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो सकता। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। और अनुच्छेद 39 को पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो सके। अनुच्छेद 39 घ पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 अण इसमें पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 को है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, इसको बाद में ऐड किया गया है। उसके बाद फिर 43 ख है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, इसको भी बाद में ऐड किया गया। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अब देखिए 6 से 14 तक तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन 6 से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए अनुच्छेद 45 में डिटेल दिया गया। तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अगर स्टेटमेंट आता है तो उसको ध्यान से पढ़िएगा कि क्या क्या रहा है वो। अगर 6 वर्ष से कम की बात आ रही है तो वो फिर अनुच्छेद 45 होगा, अगर 6 से 14 तक की बात हो रही है तो आर्टिकल 21 होगा, सॉरी 21A होगा। अनुच्छेद 46 SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में लोक स्वास्थ्य में सुधार और हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास करना। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन।
और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचियों वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कई बार पूछा गया है ये। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये दोनों जो आर्टिकल है कई बार पूछे गए एग्जामिनेशन में। तो ये डीपीएसपी के कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के क्या उद्देश्य हैं? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो वो भाग 4 डीपीएसपी में किया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो डीपीएसपी में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। और जो डीपीएसपी है वो वाद योग्य नहीं है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आपने अभी ऊपर देखा है। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो 43 क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो वो डीपीएसपी में किया गया है। पुरुष और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही निहित है, वो आपने देखा है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो 51। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, ये केटी शाह ने कहा है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु यह समान नागरिक संहिता जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ये देखिए, समान आचार संहिता, समान नागरिक संहिता है, तो यहाँ आचार और नागरिक ये दोनों में अंतर है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो जो मूल कर्तव्य हैं उसके बारे में सारी डिटेल देख लेते हैं। और जितने भी मूल कर्तव्य हैं सबसे पहले तो उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि जो मूल कर्तव्य वो कितने हैं और वो हैं क्या क्या, क्योंकि कई बार प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगर पार्ट की बात करें तो भाग जो है 4A में दिया गया है, 51A में आर्टिकल 51A में दिया गया है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया। और जाहिर सी बात है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1976 में ऐड किया गया। उन्होंने कहा था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटी आप जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन जोड़ी कितनी गई? 10, और एक जो जोड़ी गई वो बाद में जोड़ी गई, तो अभी टोटल हमारे पास कितनी है? वो है 11 फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 जोड़ी गई, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 1 जोड़ी गई, तो टोटल कुल मिला के हो गई 11th फंडामेंटल ड्यूटी। कौन कौन सी है हम देख लेते हैं। तो इसमें जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये जो शब्द लिखे इनको बिल्कुल ऐसे ही याद करिएगा। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा जो एफडी है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटी है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक यानी कंपोजिट जो कल्चर है हमारा की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। ये तो हो गए 10 जो जोड़े गए कब? जो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अभी ये जो 11वां है इसको जोड़ा गया कब? तो ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये टोटल 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है हमारे, वो आपने देखे यहाँ पे, इनको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद इसमें कुछ पर्टिकुलर और फैक्ट हैं। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो 4A। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर किए गए? तो वो स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में इसका गठन हुआ था।
और भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है, तो वो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। इसके बाद मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार के कर्तव्य माना जाता है, तो ये मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य माना जाता है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये 51 क में वर्णित है, 51 क के 5 में वर्णित है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, तो केवल नागरिकों पर ही लागू। तो प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। ये तो पूरा डिटेल था डीपीएसपी का। इसके बाद फिर प्रेसिडेंट आएगा, इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने ये 4-5 टॉपिक किए, जो कि कौन कौन से थे हम उनकी एक बार समरी कर लेते हैं। इसमें एक तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी था, उसके बाद फिर सिटीजनशिप था, फंडामेंटल राइट था, फिर डीपीएसपी था, और फिर फंडामेंटल ड्यूटी था। तो इतने सारे टॉपिक हमने किए। तो ये हमारा जो पॉलिटी का दूसरा सेशन था। पहला सेशन चैनल पे अपलोडेड है। इसके बाद जो हम टॉपिक लेंगे, इसमें फिर प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आएगा, फिर कैग है और महान्यायवादी, और उसके बाद फिर संसद या राज्यपाल। ये इतना सारा आगे के नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ऐसे करते जाएंगे तो 7 या 8 सेशन में हमारी पूरी पॉलिटी कवर अप हो जाएगी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।